ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। केओस डिवाउरर सिस्टम, अध्याय 251, अराजकता का पहला सिद्धांत 3। अपनी आंखें खोलो। जेरास ने तुरंत अपनी लाल आंखें खोलीं और अपने हाथों में गहरे लाल काले रंग की गेंद को देखा, जिससे एक सुंदर लाल काला प्रकाश निकल रहा था, जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता था, लेकिन किसी की भी गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो सकते थे। जेरा की आंखें चौंककर चौड़ी हो गईं, उसके माथे की नसें धीरे धीरे गायब हो गईं और उसकी लाल आंखें फिर से अपने तीखे नीले रंग में बदल गईं। वाह, और यह क्या है? उसने उस आदमी से पूछा जिसकी आंखें चौड़ी थीं और वह गेंद को अपने हाथों से नहीं छोड़ पा रहा था। यह अराजकता मन की गेंद है, आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि गेंद धीरे धीरे उसके हाथों से दूर हो गई। वाह, इसका मतलब है। और तुरंत ही वह आदमी तुरंत हिल गया। उसका चेहरा जेरा के चेहरे से 1 इंच की दूरी पर दिखाई दिया, क्योंकि उसकी आंखें गहरे काले रंग में बदल गईं। मुझे बताओ, अराजकता का पहला सिद्धांत क्या है? उसने पूछा, जबकि जेरास उसकी गहरी काली आंखों में घूर रहा था और उसका मुंह उसके नियंत्रण से परे खुल गया था। अराजकता का पहला सिद्धांत, एक छोटी सी घटना अकल्पनीय प्रभाव पैदा कर सकती है, जिससे एक बहुत बड़ी जटिल प्रणाली बन सकती है। जेरास ने अपने सामने की काली आंखों को देखते हुए बिना सोचे समझे उत्तर दिया। अच्छा अच्छा। और वह आदमी अपनी सीट पर वापस बैठ गया, क्योंकि जेरा की आंखों में एक बार फिर से चमक लौट आई थी। तुमने अराजकता का पहला सिद्धांत सीख लिया है, युवा। याद रखो कि यह सब अप्रत्याशितता पर निर्भर करता है, और अप्रत्याशितता दर्द और विनाश में सबसे बड़ी होती है। बूढ़े आदमी ने चेतावनी दी, जबकि जेरास ने सिर हिलाया। वह आदमी सही था। डाकू ने जो किया, जो कि उसकी गेंदों को खाली करने के लिए एक साधारण सी घटना थी, उसका एक बड़ा प्रभाव हुआ, जिससे पूरी दुनिया का पूर्ण विनाश हुआ। तो यह अराजकता का पहला सिद्धांत है? जेरास ने भौहें उठाते हुए पूछा। यह इतना ही सरल है। तो दूसरा सिद्धांत क्या है? जेरास ने उत्सुकता से पूछा। युवा लोग वास्तव में अधीर हैं। चिंता न करें, आपका कैस मन आपको बताएगा कि उसे दूसरे सिद्धांत की आवश्यकता कब है। क्या आप उस डार्क मून को देख रहे हैं जिसने आपको यहाँ खींचा है? जेरास के सिर हिलाने पर बूढ़े व्यक्ति ने अचानक पूछा। आपने अपनी हथेली में जो साधारण गेंद बनाई है, उसमें उस डार्क मून के आकार की क्षमता है। मैंने वह चंद्रमा वैसे ही बनाया जैसे आपने अपनी हथेली पर वह गेंद बनाई थी। और तुरंत जेरा की आंखें चौंककर चौड़ी हो गईं। मैं जिस बूढ़े व्यक्ति के सामने हूं, वह उसे थप्पड़ मार कर मार सकता है। उसने वह डार्क मून बनाया। मैं आपको यह इसलिए बता रहा हूं ताकि आप समझ सकें कि आपने जो छोटी सी गेंद बनाई है, उसमें कितनी क्षमता है। लेकिन उस स्तर तक पहुंचने का केवल एक ही तरीका है, और वह है अभ्यास करते रहना। अपनी कल्पना को उड़ान भरने दें और केवल गेंद बनाने तक सीमित न रहें। क्या आप समझे? जेरास के सिर हिलाने पर आदमी ने पूछा। अच्छा, याद रखें, अराजकता सभी तत्वों में से सीखने में सबसे कठिन है, लेकिन निस्संदेह ये सबसे शक्तिशाली है। इसलिए अभ्यास करने में जल्दबाजी न करें, और जब दूसरे तेजी से प्रगति कर रहे हों तो निराश न हों। आपका अराजकता मन आपको बताएगा कि कब उसे प्रगति की आवश्यकता है। यह आखिरी बात थी जो जेरास ने सुनी, क्योंकि पूरी दुनिया कांच की तरह ढह गई। और तुरंत वह अंधेरे में डूब गया। एक पल बाद उसने अपनी आंखें खोली तो देखा कि फटी हुई किताब जमीन पर गिर गई है। अपनी आंखें झपकाते हुए उसने चारों ओर देखा और महसूस किया कि वही आईए बेस में अपने छात्रावास के कमरे में वापस आ गया है। बांस के जंगल में हवा धीरे धीरे बह रही थी, जबकि बूढ़ा आदमी वहां बैठा टुकड़ा उठा रहा था जिसे जेरास ने खेल में आगे बढ़ाया था। एक और अराजक अस्तित्व एक बार फिर प्रकट हुआ है। क्या ताकामहाग्रा पर संतुलन के युगों को एक बार फिर विफल किया जाएगा? मुझे यकीन है कि प्राचीन लोग जल्द ही जागना शुरू कर देंगे, बूढ़े आदमी ने नीले आसमान की ओर देखते हुए कहा। उसकी खोखली सफ़ेद आंखें आसमान को खाली देख रही थीं। जेरस ने किताब उठाई, उसके चेहरे पर अभी भी सदमा था। अब उसके लिए यह कोई फटी पुरानी किताब नहीं थी, बल्कि उसकी ताकत को उसके तर्क से परे बढ़ाने के लिए एक खजाना था। किसने सोचा होगा कि शिमा के हाथों में ऐसा खजाना होगा? कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना मजबूत था, जेरस ने खुद से कहा, जैसे ही उसने स्थानिक अंगूठी उठाई और अपनी उंगलियों पर फिसलने से पहले सभी वस्तुओं को उसमें वापस कर दिया। और अब जब उसने इसके बारे में अच्छी तरह से सोचा, तो उस आदमी ने कहा कि वह था जिसने उस काले चंद्रमा का निर्माण किया था। क्या इसका मतलब यह है कि उसने अराजकता तत्व को भी नियंत्रित किया और उसने एक साधारण नश्वर की आभा क्यों दी? अरे सिस्टम, क्या तुम बूढ़े आदमी को स्कैन करते हो? जेरस ने सिस्टम की चालाकी को अच्छी तरह से जानते हुए पूछा। मैंने नहीं किया। बहुत संभावना थी कि अगर सिस्टम ने ऐसा किया होता तो वह सिस्टम के अस्तित्व को महसूस कर लेता, लेकिन क्या? जेरास ने भौहें चढ़ाकर पूछा। लेकिन सिस्टम ने उसकी ऊर्जा हस्ताक्षर को पहचान लिया, और इस दुनिया में इसकी तुलना करने वाली एकमात्र चीज सूर्य है। क्या? जेरास अनजाने में ये सुनकर उछल पड़ा, क्योंकि वह जहां खड़ा था, वहां से 3 मीटर दूर दिखाई दिया।
उसकी ऊर्जा हस्ताक्षर सूर्य के समान ही थी। हा 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 हा, और तुरंत ही वह पागलों की तरह हंसने लगा और उसके चेहरे पर एक मजाकिया मुस्कान आ गई। सिस्टम, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हें मजाक करना पसंद है। क्या ये तुम्हारी अगली विशेषता है परेशान करने के बाद? होस्ट इंटेलिजेंस आंकड़े वास्तव में कम हैं। क्या तुम गंभीर हो? लेकिन ये कैसे संभव है? वह एक साधारण नश्वर था। ज़ेरा के चेहरे पर पसीना आ गया क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी क्या हुआ है। और मैं उसके आसपास निश्चिंत था क्योंकि मैं खुद से कहता रहा कि मैं एक थप्पड़ से उसकी गर्दन उखाड़ सकता हूँ। क्या मुझे अपनी बुद्धिमत्ता पर वाकई काम करने की ज़रूरत है? ज़ेरास ने बेपरवाही से पूछा। वह एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रहा था जिसका ऊर्जा हस्ताक्षर सूर्य के करीब था। अगर उसने सच में कोई कदम उठाया होता तो उसे पता भी नहीं चलता कि उसकी मौत कैसे हुई क्योंकि उसकी चेतना तुरंत खत्म हो जाती। मैं सच में इस बार सर यम से मिलने के बहुत करीब आ गया था। अध्याय 252। एक महीने बाद। मंद रोशनी वाले कमरे में हल्की सांसों की आवाज़ सुनी जा सकती थी। जगह जगह फ्लोरोसेंट नीली रोशनी चमक रही थी। यह एक मध्यम आकार का कमरा था जो नीली टाइलों से ढका हुआ था और 3 मीटर की गहराई वाला एक छेद दिखाई दे रहा था जो एक विशाल स्विमिंग पूल जैसा लग रहा था। पूल के बीच में और क्रॉस लेग बैठा हुआ लगभग 18 वर्षीय एक युवक था जिसके बाल बर्फ की तरह सफ़ेद थे और एक सुंदर सफ़ेद चेहरा था जिसमें परिपक्वता झलक रही थी। वह क्रॉस लेग बैठा हुआ था, उसकी नंगी छाती ऊपर नीचे हो रही थी और उसकी आंखें बंद थीं। जहां उसने देखा उसके आसपास काले रंग की अशुद्धियां थीं जो भयानक गंध से एक सामान्य नश्वर को उल्टी कर देतीं। बूम! कमरे में अचानक एक जोरदार आवाज़ गूंजी क्योंकि युवक का शरीर तीव्रता से कंपन कर रहा था। युवक के डेंटियन से निकलने वाली एक गोलाकार लहर पूरे कमरे में गुजर रही थी। जज हवा में एक तीखी आवाज़ आई जैसे कि नीले रंग की एक तीखी किरण मंद रोशनी वाले कमरे में घुस गई हो, जो नीले रंग के एक चमकीले प्रभामंडल में चमक रही हो और फिर शांत हो गई हो। आहा! ज़ेरा के मुंह से बासी सफ़ेद बाल बाहर निकले और उसने अपने हाथों को मुट्ठी में बंद कर लिया और महसूस किया कि उस हानिरहित दिखने वाली जैद सफ़ेद त्वचा में कितनी ताकत है। मध्य उल्का रैंक चरण। अंत में ज़ेरा ने बड़बड़ाया, उसके बाद उसके सामने एक अधिसूचना पैनल दिखाई दिया। बधाई हो, होस्ट ने अपनी खेती को मध्य उल्का रैंक चरण तक बढ़ा दिया है। बुद्धि को छोड़कर सभी आंकड़ों के लिए जोड़ दो 0 विशेषताएं। आपकी मन कोर ऊर्जा में 50 से सुधार हुआ है। आपका HP 70 से बढ़ा है। सिस्टम इंटरफेस सक्रिय करें। बधाई हो, छिपी हुई खोज पूरी हो गई। शैडो वॉकर के 5 दूतों को हराएं। पुरस्कार जोड़ 1500 EXP। सिस्टम इंटरफेस। नाम ज़ेरिस सेलेस्ट्रिया। क्लास हाफलिंग। क्लास अथॉरिटी पूर्ण अराजक। स्तर 17। मन खेती चरण प्रारंभिक उल्का रैंक चरण। HP 350370। EXP 11600250। ऊर्जा 800/800। मन कोर ऊर्जा 300/300। विशेषताएं शक्ति 120। चपलता 120। धारणा 80। बुद्धि 40। आकर्षण 10। विशेषताएं अंक 0। अच्छा, ज़ेरास ने संतोषजनक ढंग से मॉड किया लेकिन उसकी आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि उसने धीरे धीरे अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। बंद कमरे में साधना के पूरे महीने के दौरान वह भी कुछ न कुछ करता रहा था। अपनी आंखें बंद करते हुए अपने दाहिने हाथ को आगे बढ़ाते हुए उसकी हथेलियों के बीच में एक गोलाकार गेंद दिखाई दी जो लाल काले रंग की आभा बिखेर रही थी। अपनी आंखें खोलते हुए ज़ेरास ने चेहरे पर मुस्कान के साथ अराजक गेंद को देखा। वह पिछले 1 महीने से गेंद को स्थिर करने का अभ्यास कर रहा था और अब वह थोड़ी कल्पना और ध्यान के साथ इसे आसानी से बना सकता था और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे फटने से रोक सकता था। ये हो जाने के बाद मुझे बस इसे तब तक बढ़ाना है जब तक मैं चांद के आकार की एक अराजकता गेंद नहीं बना सकता। ज़ेरास ने सोचा, अनजाने में अपना ध्यान अराजकता गेंद से हटा दिया क्योंकि उसे अचानक उस विशालकाय गेंद की याद आ गई जो उसे रास्ते में मिली थी। काबूम! एक विनाशकारी विस्फोट के बाद दर्द की कराह सुनाई दी क्योंकि अराजकता गेंद उसके हाथों में फट गई। तुरंत खून और मांस हवा में उड़ गया क्योंकि एक आकृति खाली पूल से उड़ती हुई बाहर आए। उसका शरीर तुरंत दीवार से टकरा गया और उसे खून की खांसी हुई। धीरे धीरे वह उस जगह से बाहर निकला जहां वह फंसा हुआ था। उसने अपने दाहिने हाथ को देखा जिसका सारा मांस और खून गायब हो चुका था और उसकी जगह पर एक भयानक सफ़ेद हड्डी थी जो दरारों में लिपटी हुई थी। ओह! ज़ेरास ने राहत की सांस ली और अपने माथे पर पसीना पोंछा। ये 7वीं बार है जब मैं अपने ही मन के हाथों लगभग मारा गया। ज़ेरास ने बड़बड़ाया क्योंकि उसकी हड्डियों पर दरारें धीरे धीरे बंद हो गईं और मांस और मांसपेशियां वापस बढ़ने लगीं। 1 मिनट से भी कम समय में वह पहले से ही पूरी तरह से ठीक हो गया था। ज़ेरास को आखिरकार समझ में आ गया कि बूढ़े आदमी ने क्यों कहा कि अराजकता तत्व सबसे खतरनाक तत्व है। अपने 1 महीने के एकांतवास के दौरान जब उसने पहली बार गेंद बनाई तो ज़ेरास विस्फोट से तुरंत बेहोश हो गया। बेहोश होने से पहले उसे पता भी नहीं चला कि क्या हुआ था।
तब से वह बेहद सावधान था, लेकिन फिर भी हर विस्फोट ने उसे आधी मौत के मुंह में धकेल दिया। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि एक प्रारंभिक कॉस्मिक रैंक स्टेज विशेषज्ञ भी उसे पूर्ण शक्ति वाले हमले से बेहोश नहीं कर सकता था, फिर भी छोटी गेंद ने उसे बेहोश कर दिया। इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, कोई भी आश्चर्यचकित हो जाता है कि इसमें कितनी शक्ति थी। लेकिन जैसे जैसे उसने अधिक से अधिक अभ्यास किया और बार बार बेहोश हुआ, उसे इसे नियंत्रित करना आसान होता गया और अब वह विस्फोट को थोड़ा नियंत्रित कर सकता था, जिससे वह पूरी तरह से विस्फोट होने से पहले उसमें डाले जा रहे मन को कम कर सकता था। इस तरह वह फिर से बेहोश होने से बचने में कामयाब रहा। फिर भी उसका पूरा हाथ लगभग धूल में मिल गया था। मुझे इसे लड़ाई में इस्तेमाल करने में कुछ समय लगेगा, लेकिन एक बार जब मैंने इसे सीख लिया तो प्रारंभिक कॉस्मिक रैंक स्टेज विशेषज्ञ भी डर के मारे अपनी पैंट गंदा कर लेंगे, ज़ेरास ने अपने चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान के साथ कहा। और तुरंत उसकी आंखों में हल्का गुस्सा चमक उठा, क्योंकि उसने अपना ध्यान अपनी घड़ी की ओर लगाया। आपके पास क्विन से कुल 1050 अपठित सूचनाएं हैं। पूर्ण विराम। धिक्कार है उस बेवकूफ़ पर, ज़ेरास ने अपने दांत भींचते हुए कहा, क्योंकि उसके माथे पर एक नस उभर आई थी। अपने 1 महीने के बंद कमरे में साधना के दौरान जब भी वह कैच बॉल पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करता, तो बॉल के विस्फोट के बाद अचानक एक तीव्र कंपन से वह विचलित हो जाता। ये क्विन ही था जिसने उसे कई बार और बार बार लगभग पकड़ लिया था। याए की घड़ी नहीं उतारी जा सकती, जिसका अर्थ है कि उसके पास अपनी पूरी कोशिश करने और इसे अनदेखा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, और अधिसूचना को देखते हुए उसके माथे पर भयानक दिखने वाली नसें दिखाई दीं। इसका पूरा संदर्भ 2 बातों में संक्षेपित किया जा सकता है: नमस्ते और लड़कियों को टोस्ट कैसे करें। बेवकूफ़, जब मैं उसे अपने हाथों में लूंगा तो मैं उसके दिमाग को पीटूंगा। ड्रिंग ड्रिंग ड्रिंग। ओह, एक नई अधिसूचना। ज़ेरास ने ईमेल बॉक्स की छवि को दबाते हुए और उसे खोलते हुए बड़बड़ाया। अगला मिशन जारी करना। ओह, उन्होंने अंततः मिशन भेज दिया। अध्याय 253, एक नया मिशन। नया मिशन जारी करना। ओह, उन्होंने आखिरकार मिशन जारी कर दिया। ज़ेरास ने थोड़ा हैरान होकर पूछा। उन्होंने उसे 1 महीने पहले उसके पुरस्कारों में मिशन के बारे में बताया और यह भी बताया कि यह 1 सप्ताह बाद भेजा जाएगा, लेकिन 4 सप्ताह हो चुके थे और उन्होंने इसे अभी तक नहीं भेजा था। ज़ेरास ने सोचा था कि वे अब और नहीं भेजेंगे, लेकिन कौन अनुमान लगा सकता था कि उन्हें इतने समय में इसका आभास हो गया। जब उसने अपना एकांतवास समाप्त किया और मध्य उल्का रैंक चरण में पहुंचा। अधिसूचना पढ़ना। इसमें लिखा है, नया मिशन जारी करना। उभरता सितारा ज़ेरास सेलेस्ट्रिया, आपको EIA के 5 कमांडरों के आदेश के तहत 3 सितारा कुलीन मिशन जारी किया गया है। यह मिशन एक सिटी ग्रेड स्तर का मिशन है, जिसका अर्थ है कि यदि आप असफल होते हैं तो पूरे शहर का जीवन खतरे में पड़ सकता है। आपको मिशन के बारे में कोई और जानकारी दिए जाने से पहले यह तय करना होगा कि आप मिशन स्वीकार करेंगे या नहीं। स्वीकार करें, अस्वीकार करें। ज़ेरास ने बिना सोचे समझे तुरंत ही स्वीकार बटन पर क्लिक कर दिया। आपने अपना निर्णय ले लिया है राइजिंग स्टार ज़ेरास, और मिशन को स्वीकार करने का फैसला किया है। ये ध्यान रखना चाहिए कि इस मिशन में विफलता की कोई गुंजाइश नहीं है। एक शीर्ष गोपनीय मिशन होने के कारण इस मिशन की सामग्री अभी तक प्रकट नहीं की जाएगी। अब से 2 दिन बाद आप मिशन के लिए रवाना होंगे और रास्ते में आपको जानकारी दी जाएगी। बस एक साइड नोट, कृपया इस मिशन की तैयारी ऐसे करें जैसे कि यह आपका आखिरी मिशन हो। आपकी तैयारी के लिए शुभकामनाएं। और इस बार EIA क्या करने जा रही है? ज़ेरास ने खुद से सोचा और उसकी भौहें गहरी सिकुड़ गईं। एक ऐसा मिशन जिसमें शहर के आकार का विनाश हो। अगर मिशन विफल हो गया तो पूरा शहर आग की लपटों में घिर जाएगा। वे वास्तव में पूरे शहर की जान जोखिम में डाल रहे थे। एक बात तो तय थी, इस मिशन में विफल होने पर उसे आसानी से नहीं छोड़ा जा सकता था। लेकिन ज़ेरा के चेहरे पर मुस्कान आने के साथ ही उसके चेहरे पर चिंता के भाव गायब हो गए। शहर के आकार के मिशन को नरक में जाने दो, भले ही वह पूरे ग्रह के आकार का हो। मैं फिर भी इसे पूरा करूंगा। ज़ेरास ने गर्व भरी मुस्कान के साथ कहा और ऐश ने नोटिफिकेशन को मिटा दिया। मिशन अभी से 2 दिन बाद शुरू हो रहा है, फिर मुझे तैयारी करनी होगी। ज़ेरास ने धीरे धीरे उस जगह से दूर जाते हुए सोचा, बाथरूम की ओर बढ़ते हुए उन लोगों को भी फ़ोन किया जो उसके प्रशिक्षण कक्ष में हुए नुकसान को साफ करने में उसकी मदद करेंगे। 1 घंटे बाद, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, ज़ेरास ने अनौपचारिक EIA वर्दी पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति से कहा। लेकिन सावधान रहें, सर ज़ेरास, उस व्यक्ति ने एक छोटा सा झुककर चलने से पहले सलाह दी। EIA में यह एक ज़रूरत थी। सभी अधिकारियों को उसके पद में वृद्धि के बारे में पता होना चाहिए और अभी उसकी तुलना एक लेफ्टिनेंट से की जा सकती है। भले ही वह केवल 17 वर्ष का था, लेकिन उम्र के बावजूद उससे कम आयु के सभी लोगों को उससे मिलने पर झुकने के अलावा कोई संदेह नहीं था। दुनिया ऐसे ही चलती है, उम्र से ज़्यादा हैसियत अहमियत रखती है। हालांकि ज़ेरास को इस बकवास से कोई मतलब नहीं था।
वापस कमरे में प्रवेश करते हुए जेरास ने तुरंत अपनी EIA वर्दी पहन ली और बाहर निकलने से पहले सुनिश्चित किया कि वह कॉर्पोरेट ड्रेस में है। EIA हॉल ऑफ आर्टिफैक्ट्स। यह EIA प्रशिक्षण बेस में सबसे बड़ी और सबसे सुरक्षित जगहों में से एक थी, जहां उल्का रैंक और कॉस्मिक रैंक के सैकड़ों EIA अधिकारी गार्ड के रूप में काम करते थे। ऐसा कहा जाता था कि इसमें EIA द्वारा अपनी स्थापना के बाद से प्राप्त की गई सबसे बेहतरीन कलाकृतियों में से एक का रहस्य छिपा हुआ था। 5 ट्रिलियन स्टार सिक्कों से ज़्यादा कीमत की अनगिनत कलाकृतियाँ। इतनी राशि की पृथ्वी के सभी शहर 100 साल तक चल सकें। इस संरचना के बड़े गहरे लाल रंग के दरवाजे के सामने 1.8 मीटर की ऊंचाई वाला एक सफ़ेद बालों वाला युवक दिखाई दिया, जिसकी आंखें विशाल संरचना को देख रही थीं और फिर धीरे धीरे सैकड़ों EIA अधिकारियों की भीड़ में घुल मिल गईं। जेरस उस जगह में दाखिल हुआ जहां की चौड़ाई देखकर वह अवाक रह गया। यह अविश्वसनीय रूप से चौड़ा था, वह इसका अंत नहीं देख सकता था, और ऊपर देखने पर यह अंतहीन पंक्तियां थीं जो हवा में और भी गहरी होती जा रही थीं। वहां बिल्कुल भी खिड़कियां नहीं थीं और जगह पूरी तरह से एक चमकदार सफ़ेद रोशनी में जगमगा रही थी, जिससे जगह दिन की तरह साफ दिख रही थी। 5 से ज़्यादा लिफ्ट के दरवाजे मौजूद थे, जिनमें से प्रत्येक को कॉस्मिक रैंक स्टेज पर 2 EIA अधिकारी निर्देशित कर रहे थे। उससे लगभग 20 मीटर की दूरी पर पुरुष और महिला EIA अधिकारियों का एक समूह बैठा था, जो EIA अधिकारियों की देखभाल कर रहे थे, जिन्होंने जल्द ही एक अजीब कार्ड प्राप्त किया जिससे उन्हें लिफ्ट में प्रवेश करने की अनुमति मिली। तुरंत जेरास भी एक मुक्त EIA अधिकारी की ओर आगे बढ़ा। लंबे काले बालों वाली एक महिला, जिसने चश्मा पहना हुआ था, उसकी उंगलियां कंप्यूटर पर धुंधली थीं जिसे वह संचालित कर रही थी। नमस्ते, उसने अभिवादन किया क्योंकि महिला ने टाइप करना बंद कर दिया, अपना बायां हाथ अपने दाएं हाथ में घुमाया और फिर उसकी ओर देखने लगी। मैं आपके लिए क्या कर सकती हूं, सर? उसने औपचारिक रूप से पूछा। मैं यहाँ कुछ कलाकृतियाँ लेने आई हूँ। क्या आपको नियुक्त किया गया था? हाँ, ठीक है, सर। आपका नाम और रैंक क्या है? मैं जेरस सेलेस्ट्रिया हूँ, राइजिंग स्टार रैंक। ठीक है, उसने जेरस को एक और नज़र से देखने से पहले अपने कंप्यूटर पर तेज़ी से टाइप करते हुए जवाब दिया। आपकी पहचान की पुष्टि हो गई है, सर। आपकी पसंद की 5 कलाकृतियां प्रदान करने के लिए EIA के उच्च अधिकारियों के साथ आपकी नियुक्ति हुई है। आपका अधिकार स्तर 4 है, जिसका अर्थ है कि आप केवल पहले स्तर से चौथे स्तर तक की कलाकृतियां ही चुन सकते हैं। और तुरंत ही उसने फिर से तेज़ी से टाइप करना शुरू कर दिया, क्योंकि कंप्यूटर के बगल में कार्ड ड्राइंग मशीन से एक कार्ड दिखाई दिया। यहाँ उसने उसे आयताकार कार्ड देते हुए कहा, आप इस कार्ड का उपयोग मंजिलों तक पहुंचने के लिए कर सकते हैं, उसने एक विनम्र मुस्कान के साथ कहा, जिसका जेरस ने विनम्रता से सिर हिलाकर जवाब दिया और फिर अगले लिफ्ट में चला गया, इस बात से अनजान कि पीछे कौन देख रहा था। इतनी कम उम्र में पहले से ही राइजिंग स्टार रैंक पर, कितना दिलचस्प है। जेरस लिफ्ट को रोकने वाले 2 गार्डों से पहले पहुंच गया, उनसे एक हाथ की दूरी पर खड़ा होकर उन्हें काट दिया। गार्डों में से एक ने उसे लिया, उसे एक जांचने वाली नज़र से देखा और फिर लिफ्ट के खुलते ही उसे कार्ड वापस दे दिया और जेरस उसमें चला गया। लिफ्ट के अंदर एक पैर और उसकी आंखें खतरनाक तरीके से सिकुड़ गईं, लेकिन उसने कोई अजीब हरकत नहीं की, क्योंकि लिफ्ट बंद हो गई और उसने उस पर नंबर 4 बटन दबाया, क्योंकि लिफ्ट तुरंत ऊपर उठने लगी। मुझे अब तक कुल 7 बार स्कैन किया जा चुका है, और इस लिफ्ट का फ्लोर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्कैन है जो मेरे पूरे सिस्टम को स्कैन कर रहा है। वाकई कड़ी सुरक्षा, जेरस ने सोचा, उसकी आंखों में चमक आ गई। अध्याय 254, कलाकृतियों का चयन, दुर्भाग्य। लिफ्ट की आवाज़ जेरा के कानों में गूंजी। जब वह धीरे धीरे लिफ्ट से बाहर निकला तो उसने देखा कि उसके सामने 3 विशाल पोर्टल हैं, और तुरंत वह अपने सामने की ओर चला गया। उसके गायब होने से पहले एक हरे रंग की रोशनी ने उसके चेहरे को ढक लिया। EIA के एक अधिकारी की पहचान कर ली गई है। कृपया अपना आर्टिफैक्ट पहचान पत्र क्रिस्टल पर रखें। जरा की नज़र में एक बड़ा खाली सफ़ेद स्थान था जो उसकी आंखों से कहीं ज़्यादा दूर तक फैला हुआ था, और उसकी नाक के ठीक सामने हरे रंग के क्रिस्टल तैर रहे थे। मेरा आर्टिफैक्ट पहचान पत्र, जेरा ने सोचा, जब उसने वेट्रेस द्वारा दिया गया कार्ड निकाला और उसे क्रिस्टल पर रखा। बीप, उस जगह आवाज़ गूंजी, क्योंकि उसका कार्ड अचानक गायब हो गया। कार्ड की पहचान कर ली गई है। आपको कुल 5 कलाकृतियाँ चुननी हैं। इससे ज़्यादा या कम कुछ भी गंभीर सज़ा का कारण बनेगा और EIA से निर्वासित होना दया होगी। इसलिए अपनी पसंद समझदारी से करें। जेरा का मुंह खुला रह गया क्योंकि उसने अचानक देखा कि दीवारें और मैदान जहां वह खड़ा था खुल गए और जल्द ही हर जगह सुनहरे छल्ले और चांदी के छल्ले दिखाई देने लगे। आपके पास अपनी 5 कलाकृतियां चुनने के लिए कुल 10 मिनट हैं। जेरास ने अपने आसपास तैरते हुए छल्लों को देखा, उसकी भौहें ऊपर उठीं। उसने सोचा कि उसे असंख्य कलाकृतियां दिखाई जाएंगी और उसे वह दिया जाएगा जो वह चाहता था। किसने सोचा होगा कि उसे हजारों स्थानिक छल्ले दिखाए जाएंगे और 5 चुनने के लिए मजबूर किया जाएगा। उसे ये भी नहीं पता था कि उनमें क्या है। वह समझदारी से चुनाव कैसे करेगा। 9 मिनट बचे हैं।
जेरास के चेहरे पर एक नस उभरने पर आई की आवाज़ गूंजी। छी, लानत है ये आए। तुरंत वह छल्लों के बीच से भागना शुरू कर दिया, एक विसंगति खोजने की कोशिश कर रहा था और जल्द ही उसे एक मिल गई। यह बाकी की तरह ही एक सुनहरा छल्ला था, लेकिन जिस चीज़ ने उसका ध्यान खींचा वह ये था कि यह बहुत चमकीला था, दूसरों की तुलना में 2 गुना चमकीला, और तुरंत जेरा के हाथों ने इसे छीन लिया। हे, अगर तुम सोचते हो कि तुम बुद्धिमान हो, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि कौन मालिक है। तुमने पहला आर्टिफैक्ट चुना है, तुम्हारे पास चुनने के लिए केवल 4 और आर्टिफैक्ट हैं। एआई ने आवाज़ लगाई, लेकिन जेरास ने इसे अनदेखा कर दिया क्योंकि उसने अपनी चेतना को स्थानिक रिंग में डुबो दिया, एक वस्तु जो कुछ ही देर बाद उसके हाथ में दिखाई दी। एक ऐसी वस्तु जिसने जेरा के जीवंत चेहरे को गिरा दिया। यह एक हैंडकर्फ था। क्या इसका क्या मतलब है? जेरास जोर से चिल्लाया। यह हॉल आर्टिफैक्ट पर एक अलग जगह पर यह अधिकारियों के एक समूह को होलोग्राफिक को देखते हुए अपनी गांड पर हंसते हुए देखा जा सकता था, जहां जेरास को एक सफ़ेद रुमाल पकड़े हुए देखा जा सकता था। हा, वह इसके लिए गिर गया, अधिकारियों में से एक ने जोरदार हंसी के बीच में कहा, क्योंकि वे उसका मजाक उड़ा रहे थे। 8 मिनट बचे हैं। जेरा की आंखें लाल हो गईं और आई की आवाज़ गूंजी। यह क्या है? रुमाल। आखिर उसे रुमाल का इस्तेमाल किस काम के लिए करना था? शायद खजाना सबसे कम चमकने वाली अंगूठी में है, जेरास ने जोर से कहा और अंगूठियों को देखना जारी रखा। जल्द ही उसे एक मन चमकती अंगूठी दिखाई दी। हा, और तुरंत उसने उसे पकड़ लिया। तुमने दूसरी कलाकृति चुन ली है। तुम्हारे पास चुनने के लिए सिर्फ 3 और कलाकृतियां हैं। जेरा के चेहरे पर पसीना आ गया क्योंकि उसने अपनी चेतना को अंगूठी में डुबोया और कलाकृति को बाहर निकाला। ये था हा, एक पानी की बोतल। सच में पानी की बोतल। इस लड़के की किस्मत कितनी खराब है। पानी की बोतल, क्या बकवास है। जेरास ने अपने सिर में चिल्लाया और उसकी मुट्ठी उसकी हथेलियों में कस गई। तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट और हैं, एआई की आवाज़ गूंजी। जब खान उसकी दिशा में मुड़ा, उसने अपने हाथों को मुट्ठी में बंद कर लिया और उस वस्तु को नष्ट करना चाहा। सिस्टम होस्ट को ऐसा करने की सलाह नहीं देगा जब तक कि वह अपनी गांड को बाहर नहीं निकालना चाहता। जेरास के मुक्का हवा में लटकते ही उसके चेहरे के सामने नोटिफिकेशन पैनल दिखाई दिया। तो मुझे क्या करना चाहिए? ये निश्चित रूप से एक सेटअप है, जेरास ने जोर से चिल्लाया। जबकि सिस्टम होस्ट के खराब किस्मत की सच्चाई का खंडन नहीं कर सकता, लेकिन लेडी लक को मात देने का एक तरीका ज़रूर है। मुझे समाधान बताने से पहले आपको इसे लूटने की ज़रूरत नहीं है। जेरास ने सोचा कि उसका चेहरा उतर गया है, लेकिन जल्द ही उसकी आंखें खुशी से चौड़ी हो गईं जब उसने सुना कि सिस्टम ने क्या कहा। रुको, बोली सौदा पाने का कोई तरीका है? जेरास ने मन ही मन पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन सिस्टम होस्ट को आइज ऑफ कैश का उपयोग करने की सलाह देगा। हम आइज ऑफ कैश को सक्रिय करें, जेरास ने आदेश दिया क्योंकि पूरी दुनिया बदल गई और उसके ड्रॉ ज़मीन पर गिर गए। मैं जेरास ने शब्दों के लिए संघर्ष किया क्योंकि उसने छल्लों पर दूसरी नज़र डाली। वह अभी भी नहीं देख पाया कि उनमें क्या है, लेकिन वह उनमें से कुछ को दूसरों की तुलना में अधिक शक्तिशाली आभा बिखेरते हुए देख सकता था, जो केवल एक ही चीज़ के कारण हो सकता था। उनमें दूसरों की तुलना में अधिक शक्तिशाली खजाने हैं। और अभी उसने 3 छल्लों को महसूस किया जो दूसरों की तरह ही दिख रहे थे, लेकिन हमें अलौकिक आभा बिखेर रहे थे। और एक उसकी नाक के ठीक सामने था। 1 इंच भी हिले बिना जेरास ने बस अंगूठी उठा ली क्योंकि एक बार फिर आई की आवाज़ गूंजी। आपने तीसरी कलाकृति चुन ली है। आपके पास चुनने के लिए 2 और कलाकृतियां हैं। अपनी चेतना को रिंग में डुबोते हुए जेरा के हाथों में एक वस्तु दिखाई दी जो एक अत्यंत उज्ज्वल प्रभामंडल को विकीर्ण कर रही थी, जिसने पूरे क्षेत्र को चकाचौंध कर दिया और फिर धीरे धीरे शांत हो गई। और उसके जबड़े तुरंत जमीन पर गिर गए क्योंकि उसके सामने एक अधिसूचना पैनल दिखाई दिया। बधाई हो, मेजबान ने एक लीजेंडरी टिया आर्टिफैक्ट उठाया है, द वॉर्ड वॉकर। यह आर्टिफैक्ट सुरक्षा कक्ष में। जेरा के हाथ पर बूट को देखते ही कुल 5 जबड़े जमीन पर गिर गए। उसने एक लीजेंडरी टिया आर्टिफैक्ट चुना। वे लाखों रिंगों में से केवल 3 हैं। कैसे? अध्याय 255, सौभाग्य की सच्ची परिभाषा। जेरा का मुंह लगभग जमीन पर गिर गया जब उसने अपने हाथों पर जूतों की जोड़ी को देखा। यह एक सामान्य जोड़ी जूते थे, सिवाय इसके कि यह सफ़ेद रंग का था और इसके चारों ओर अजीब नीले रंग के रंग थे जो सुंदर आकाशीय नीली रोशनी से लहराते थे। वाह, एक पौराणिक स्तर का खजाना, जेरास ने चौंक कर पूछा, लेकिन उसका आश्चर्य जल्द ही गायब हो गया क्योंकि उसके चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान दिखाई दी और वह नशे में चूर मुर्गे की तरह हंसने लगा। 3 मिनट बचे हैं, एआई की आवाज़ गूंजी, लेकिन जेरास को इसमें कुछ अलग लगा क्योंकि उसकी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। आवाज़ अब जल्दबाजी में थी। उसने तुरंत जूते को वापस पेटियल रिंग में रख दिया और अपनी मध्यमा उंगली पर अंगूठी पहनकर अपने नितंबों को आगे की ओर घुमाया। 2 मिनट बचे हैं। अरे धिक्कार है तुम पर।
मुश्किल से 20 सेकंड हुए हैं, ज़ेरास जोर से चिल्लाया और तुरंत ही सफ़ेद जगह के अंत की ओर दौड़ना शुरू कर दिया और तुरंत ही उसके हाथों ने एक और साधारण अंगूठी पकड़ ली। तुमने चौथी वस्तु चुन ली है। तुम्हारे पास चुनने के लिए सिर्फ एक और वस्तु है। ज़ेरास ने अपनी चेतना को अंगूठी में डुबोते हुए अपनी सांस रोक ली और एआई की आवाज़ गूंज उठी। जैसे ही ज़ेरास ने अपनी आंखें बंद की, तुरंत ही पूरे अंतरिक्ष में एक चमकीली सूक्ष्म रोशनी फैल गई। 3 सेकंड बाद उसकी हथेलियों में मौजूद वस्तु के प्रकट होते ही रोशनी शांत हो गई। पांचों एआई अधिकारियों के चेहरे पर एक खालीपन था क्योंकि वे वस्तु को देख रहे थे और उनमें से एक कुर्सी से फिसलकर जमीन पर गिर गया, बिना हिले डुले। वह बेहोश हो गया था। क्या वह? अधिकारियों में से एक ने अपनी सांस रोकते हुए कहा। एक पौराणिक स्तर की कलाकृति। ज़ेरा की आंखों के सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन पैनल दिखाई दिया और उसकी मुस्कान उसके कानों तक फैल गई। बधाई हो, होस्ट ने मिथिक्टिया खजाना प्राप्त कर लिया है, द एस्ट्रल रोब। लेडी लक सच में मेरी छोटी बहन है, ज़ेरास ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके हाथ में लबादा एक जांघ लंबाई वाली जैकेट को देखते हुए उसे हाउरी कहलाना ज़्यादा उचित होगा। ये बर्फ की तरह सफ़ेद था, जिसके कॉलर के चारों ओर और दोनों तरफ की धारा में दो पतले त्रिकोणीय पैनलों के नीचे सुनहरे रंग के रन फैले हुए थे। सुनहरे रंग के रन कभी कभी चमकदार सुनहरी रोशनी के साथ चमकते थे, जिससे ज़ेरा की गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो जाते थे, लेकिन जल्द ही उसे इसे वापस रखने के लिए मजबूर होना पड़ा जब उसके कानों में कष्टप्रदायी की आवाज़ गूंजी। 1 मिनट बचा है, सच में? ज़ेरास ने मजाक करते हुए पूछा, जब वह 3 कदम बाईं ओर और फिर 1 कदम दाईं ओर बढ़ा और एक मंद रोशनी वाली अंगूठी उठाई। आपने अंतिम कलाकृति चुनी है, इससे ज़्यादा और तुम सज़ा पाओगे, धमकी देने वाली आवाज़ उसके कानों में गूंजी। नहीं, चिंता मत करो, मैं यहाँ से चला गया, ज़ेरास ने अपनी आंखें संकुचित करने से पहले एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान के साथ उत्तर दिया। इस बार इस अंगूठी में कुछ अलग था। ये दूसरों की तरह एक अत्यंत शक्तिशाली आभा नहीं बिखेर रही थी, बल्कि वास्तव में इसके विपरीत थी। लेकिन ज़ेरास ने फिर भी इसे उठा लिया। क्यों? क्योंकि यह एक अत्यंत परिचित आभा बिखेर रही थी। वह महसूस कर सकता था कि जैसे जैसे वह वस्तु के करीब आता गया, उसका कैस मन तेजी से घूम रहा था। अंगूठी के अंदर अपनी चेतना को डुबोते हुए ज़ेरा के हाथों पर एक छोटी सी वस्तु दिखाई दी। यह एक साधारण बाली थी, गहरे रंग की यह अंगूठी जिसके शरीर के चारों ओर लाल रंग के रन थे। अंगूठी को देखते ही ज़ेरा की आंखें तुरंत संकुचित हो गईं। इससे बिल्कुल भी आभा नहीं निकल रही थी और सिस्टम जल्द ही उसके चेहरे पर दिखाई देने लगा। आपने एक दिव्य ग्रेड खजाने का टूटा हुआ अवशेष प्राप्त किया है। आपने लीजेंडरी ग्रेड खजाना कैश ईयरिंग प्राप्त कर लिया है। अब आपको आर्टिफैक्ट रूम से टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा। एआई की आवाज़ गूंजी और उस जगह पर एक हरी रोशनी चमकी, ज़ेरास गायब हो गया। यह आर्टिफैक्ट सुरक्षा हॉल में। यह अधिकारियों के चेहरे से मुस्कान के सभी चिन्ह गायब हो गए थे, उनकी जगह शुद्ध सदमे और भय ने ले ली थी। उसने उस शापित वस्तु को चुना। जल्दी करो, कमांडरों को बुलाओ, किसी ने शापित वस्तु को चुना है। वे सभी तुरंत अपनी सीटों से उठ खड़े हुए। कुछ एआई अधिकारी द्वारा चौथी मंजिल की शापित वस्तु को चुनने की खबर फैलाने के लिए बाहर निकल गए। ज़ेरास एआई आर्टिफैक्ट हॉल से बाहर चला गया, उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। आज उसके जीवन का सबसे अच्छा दिन था क्योंकि उसने 2 पौराणिक श्रेणी की कलाकृतियां और एक पौराणिक स्तरीय कलाकृति प्राप्त की। हालांकि उसने वास्तव में परीक्षण में 10 पौराणिक श्रेणी के खजाने प्राप्त किए थे, लेकिन वे सभी उसके लिए बेकार थे, जिनमें अजीब अयस्क और किताबें थीं। लेकिन उसने जो कलाकृतियां प्राप्त की वे असली थीं और उसका दिल धड़कता रहा, उसके छात्रावास के कमरे तक, उसके पैरों में हल्की उछाल। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि कलाकृतियों को प्राप्त करने का उसका सरल कार्य गैलेक्सी रैंक स्टेज विशेषज्ञ का ध्यान उसकी ओर आकर्षित करेगा। मैं एक बहुत बड़ा विशाल कार्यालय हूं, जिस पर विभिन्न फाइलों का ढेर लगा हुआ है। अंडाकार आकार के चेहरे वाला एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति बड़ी मेज के पीछे बैठा हुआ चीजों को नोट कर रहा था और अपने सामने रखे कागजों पर बार बार हस्ताक्षर कर रहा था। वह कुछ खास नहीं लग रहा था, लेकिन एक चीज जो किसी का भी ध्यान आकर्षित करने में विफल नहीं होगी, वह थी उसके माथे पर मौजूद एक अनोखी दरार। उसमें से कभी कभी एक दूधिया सफ़ेद रोशनी निकलती है। अचानक मेज पर रखा आयताकार उपकरण जोर से बज उठा। जैसे ही आदमी ने अपना ध्यान उस ओर लगाया, उसने अपनी भौं उठाई, लेकिन उसने जल्द ही उसे उठा लिया। क्या समस्या है? उसने अपने बाएं हाथ से उपकरण को पकड़े हुए कहा, जबकि उसका दाहिना हाथ कागज पर हस्ताक्षर करना जारी रखता है। और धीरे धीरे कागज पर कुछ लिख रहा उसका हाथ रुक गया क्योंकि वह अपनी सीट पर बैठा हुआ था। नमस्ते कमांडर। नमस्ते सर, डिवाइस से आवाज़ गूंजती रही क्योंकि आदमी जल्दी से अपने होश में आ गया। हाँ, उससे कोई संपर्क न करें और मोनिका को सूचित करना सुनिश्चित करें कि वह गुप्त रूप से उसकी हरकतों पर नज़र रखे। आप सभी को यह भूल जाना है कि यह हुआ था। क्या आप समझे? आदमी ने संचार बंद करने से पहले आवाज़ लगाए। तो आखिरकार किसी ने उस कलाकृति को उठा लिया।
और यह कोई और नहीं बल्कि वह बच्चा था। ये वाकई उल्लेखनीय है। मुझे आश्चर्य है कि उस महिला को कैसा लगेगा जब वह सुनेगी कि आखिरकार किसी ने उसे उठा लिया है। अध्याय 256 एक दुष्ट से मुलाकात। एआईए बेस में सैकड़ों संरचनाओं के बीच से तेजी से आगे बढ़ते हुए ज़ेरास ने उस जगह से अपना रास्ता बनाया और वह जल्द ही पुरुष कैडेटों के कमरे में पहुंच गया। जगह में और अंदर जाते हुए वह जल्द ही उस जगह के भीतर सबसे दूर के घर के सामने पहुंच गया, और वह घर जो मैना जनरेटर आग के सबसे नज़दीक था। तुरंत उसके हाथ दरवाजे की घुंडी की ओर बढ़े। उसका दिल अचानक उसके भीतर धड़क उठा, क्योंकि उसके हाथ ठंडे दरवाजे की घुंडी से टकराए जो वास्तव में सामान्य से 3 गुना ज़्यादा ठंडी थी। लेकिन अपनी प्रत्याशा के कारण उसने उस जगह में प्रवेश करते समय इसे अनदेखा कर दिया। दरवाजे में प्रवेश करते हुए वह तुरंत मुड़ा और उसे कसकर बंद कर दिया। कौन कह सकता है, ज़ेरास को अपने छात्रावास के कमरे का दरवाज़ा खुलना बिल्कुल पसंद नहीं था। खनक, दरवाजे के बंद होने की सुखद खनक सुनकर वह धीरे धीरे पीछे मुड़ा, अपनी उंगलियों में अंगूठी को रगड़ते हुए एक जंगली मुस्कान के साथ। जब वह अचानक अपनी जगह पर खड़ा हुआ तो उसने देखा कि सोफे पर बैठा हुआ व्यक्ति, उसकी लाल आंखें ज़ेरास को मुस्कुराहट के साथ घूर रही थीं। बिना 2 बार सोचे हवा में विस्फोट हो गया और ज़ेरा के पैरों के नीचे की ज़मीन धंस गई। जैसे ही वह पीछे मुड़ा, एक धमाका पूरे स्थान में गूंज उठा। ज़ेरास ने तुरंत बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जब उसने देखा कि उसके सामने कोई दरवाज़ा नहीं है तो वह चौंक गया। दरवाज़ा गायब हो गया है। धीरे धीरे पूरी दीवार एक गाढ़े खून से ढक गई जो इसे लाल रंग में रंग रही थी। बैडम बैडम बैडम, ज़ेरा का दिल जोर से धड़कने लगा जब उसने देखा कि उसका पूरा कमरा पूरी तरह से बदल गया है। मौत की भूमि और खून और अंधेरे का समुद्र बन गया है। यह एक शैतानी सिंहासन कक्ष में बदल गया था। एक डोमेन, ज़ेरा जोर से चिल्लाया और उसके चेहरे पर पसीना बहने लगा। धीरे धीरे उस आकृति की ओर मुड़ते हुए, उसका सोफा अब वहां नहीं था और वह आकृति भी नहीं थी। सबसे आगे एक सिंहासन था जो कांटों से ढका हुआ था, और सिंहासन पर विभिन्न प्राणियों के सिर किसी खोज की ट्रॉफी की तरह व्यवस्थित थे। सिंहासन पर एक प्राणी बैठा था, उसके पैर एक राजा की तरह एक दूसरे के ऊपर क्रॉस किए हुए थे। उसके हाथों और पैरों से बड़े बड़े पंजे लटक रहे थे। उसकी त्वचा गंदे, फटे और काले रंग को दिखा रही थी, जबकि उसके लाल और बैंगनी रंग की नसें उनके बीच से दिखाई दे रही थीं, जो उसके काले शरीर को एक सुंदर रंग दे रही थीं। उसकी पीठ पर एक मुड़ा हुआ पंख देखा जा सकता था, क्योंकि उसके शरीर से भयानक मात्रा में दबाव लहरों की तरह लुढ़क रहा था, जबकि पीक स्टार रैंक के एक व्यक्ति को मौत के घाट उतारने के लिए पर्याप्त रक्तपात हवा में भर गया था। ज़ेरास ने देखा कि वह दुष्ट आकृति उसके चेहरे पर एक दिलचस्प मुस्कुराहट के साथ उसे देखने के लिए मुड़ी। कौन, तुम कौन हो? उस आकृति के सामने अपने होश को बनाए रखना और अपने पैरों पर खड़े रहना भी अविश्वसनीय रूप से चुनौतीपूर्ण था। भले ही वह केवल 5 मीटर ऊंचा था और बिना किसी हरकत के सिंहासन पर हानिरहित बैठा था, ज़ेरास को ऐसा लग रहा था कि वह एक पहाड़ के सामने खड़ा है जो अंतरिक्ष में भी फैला हुआ है और धीरे धीरे उस पर उतर रहा है। उसके दिल से प्रतिरोध की कोई भी भावना तुरंत बुझ गई। कितना आकर्षक! मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिसने मेरी योजनाओं को विफल कर दिया और यहाँ तक कि मेरे अधीनस्थों को भी मार डाला, वह तुम्हारे जैसा कमज़ोर दिल वाला व्यक्ति हो सकता है। तसिक तसिक, मैं बहुत निराश हूँ, आकृति ने कहा। उसके चेहरे पर निराशा स्पष्ट थी और धीरे धीरे उसकी आंखों में एक लाल नस उभर आई, क्योंकि उसमें से लाल रंग की रोशनी और भी तेज हो गई। मैंने तुम्हें एक मौका दिया, महान बनने का मौका। मैंने तुम पर दया दिखाई और तुम्हें दिखाना चाहता था कि महान होने का क्या मतलब है, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने मेरे दूत को मारने की कोशिश की। क्या तुमने इस वाक्य के बारे में पहले सुना है? आकृति ने अचानक पूछा और ज़ेरास ने एक भान उठाए। कुत्ते को चोट पहुंचाने से पहले उसके मालिक के बारे में अच्छी तरह जान लो। और ज़ेरास चौंक कर खड़ा हो गया, क्योंकि उसे लगा कि उसके कानों में ये शब्द गूंज रहा है और उसे गर्म सांसें महसूस हो रही हैं। काबूम! क्या आपने कभी सोचा है कि 10 लाख पाउंड वजन वाली और ध्वनि से 10 गुना तेज गति से चलने वाली ट्रेन से टकराने पर कैसा महसूस होता है? ज़ेरास अपने भीतर बेकाबू हो रही इस शक्ति की तुलना इसी से कर सकता था, क्योंकि हवा में भेजे जाने वाले घर्षण के कारण उसका शरीर आग की लपटों में बदल गया था। धमाका! सिंहासन की दीवार पर पटकने से पूरे सिंहासन में बड़ी बड़ी दरारें फैल गईं, क्योंकि ज़ेरास का चेहरा ज़मीन पर गिर गया। दर्द, इतना दर्द कि उसकी सारी इंद्रियां धुंधली हो गईं और वह पूरी तरह डूब गया। फिर भी दर्द के बीच वह पहले से ही देख सकता था कि एक आकृति उसके ऊपर थी, उसके सिर के सामने घुटने टेक रही थी। मुझे तुम में क्षमता महसूस हो रही है। तुम जितने लोगों से मिले हो उनमें से सिर्फ मैं ही जानता हूं कि तुम में कितनी क्षमता है। मैं तुम्हारी नसों में बहते हुए एक अविश्वसनीय रूप से शुद्ध राक्षसी रक्तरेखा को महसूस कर सकता हूँ। किसी इंसान के लिए ऐसी शुद्ध राक्षसी रक्तरेखा होना असंभव है। एक राक्षसी रक्तरेखा जो मुझे, एक सच्चे राक्षस को भी ईर्ष्यालु बनाती है। लेकिन तुमने क्या किया?
तुरंत एक पंजा उसकी त्वचा में धंस गया, उसकी खोपड़ी को जकड़ लिया। जैसे ही शैतानी प्राणी ने उसे उठाया और उसकी आंखें सीधे उसकी लाल आंखों में घूरने लगीं। तुमने मुझे निराश किया। ज़ेरा के मुंह से दर्द की एक हड्डियां कँपकँपा देने वाली दहाड़ निकली जब उसके सिर पर एक मुक्का मारा गया। उसके चेहरे की खोपड़ी के टुकड़े टुकड़े होने की आवाज़ गूंजी जब वह दूर जाकर खून से लाल दीवार पर जोर से पटका गया। ज़ेरा के मुंह से उसके आंतरिक अंगों के टुकड़ों के साथ खून बह रहा था। फिर भी एक और विनाशकारी शॉकवेव पूरे स्थान पर फैल गई जब उसके पेट के क्षेत्र में अचानक एक विशाल छेद दिखाई दिया। और एक बार फिर एक हाथ ने उसे उस छेद से बाहर निकाला जिसमें वह टकराया था। उसे उसके बालों से पकड़कर उठाया और उसने अपनी बची हुई बाईं आंख का इस्तेमाल किया, जो धीरे धीरे उन पागलपन और मजाक से भरी लाल आंखों को घूरने के लिए काला पड़ रहा था। क्या तुम कमज़ोरों पर कदम रखते हुए खुश होते हो? क्या तुम तब खुश होते हो जब तुम अपनी उम्र के लोगों से लड़ते हो और उन्हें आसानी से वश में कर लेते हो? क्या तुम्हें लगता है कि कमज़ोरों को हराने में कोई खुशी है? शैतान ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ कहा। उसकी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई क्योंकि ज़ेरा दर्द से कराह रहा था। तुम्हारा दानवीय वंश बहुत पवित्र है। तुम कमज़ोरों से लड़कर कैसे खुश हो सकते हो? सच्चा आनंद तो मुझ जैसे बेहद मजबूत व्यक्ति को हराने से आता है। तो, और ज़ेरास उससे 10 मीटर दूर ज़मीन पर फेंका गया। उठो और मुझसे लड़ो, मुझे हराओ और युद्ध के आनंद को समझो। उठो और लड़ो। तुरंत उसने देखा कि गतिहीन शरीर कुछ समय के लिए जमीन पर पड़ा रहा। उसकी आंखें धीरे धीरे गुस्से के कारण लाल हो रही थीं, लेकिन जल्द ही सदमे में आ गईं। क्रैकल क्रैकल, बिजली चमकने की आवाज़। क्रैकल, देवताओं के क्रोध की तरह एक सुनहरी बिजली गिरी, ज़ेरास पर गिरी और पूरी मंजिल पागलों की तरह हिल गई और बिजली का एक समुद्र फट गया जिसके बीच में ज़ेरास था। हाँ हाँ, यही वह समय है जब तुम जीवन जीना शुरू करते हो ज़ेरास। यही वह समय है जब तुम्हारा जीवन बस शुरू होता है। तो मुझे दिखाओ कि तुम क्या करने में सक्षम हो, ज़ेरास सेलेस्ट्रिया। अध्याय 257, द एस्ट्रल ब्लेड। हाँ, यही वह समय है जब तुम जीवन जीना शुरू करते हो ज़ेरास। यही वह समय है जब तुम्हारा जीवन बस शुरू होता है। तो मुझे दिखाओ कि तुम क्या करने में सक्षम हो, ज़ेरास सेलेस्ट्रिया। दहाड़, एक विनाशकारी दहाड़ ने पूरे सिंहासन कक्ष को हिला दिया क्योंकि झरने की बिजली का खंभा धीरे धीरे शांत हो गया, जिससे शैतान की ऊंचाई से दोगुनी ऊंचाई पर खड़ी 10 मीटर ऊंची आकृति दिखाई दी। पफ, ज़ेरा के मुंह से तीव्र धुआं निकला। जैसे ही उसकी मुट्ठी बंद हुई, हवा उसके हाथ में गड़गड़ाहट और चटकने लगी। और धीरे धीरे उसने अपनी निगाहें उस आकृति की ओर मोड़ी जो उसकी सामान्य ऊंचाई से दोगुनी ऊंचाई पर खड़ी थी। तुरंत ज़ेरा के माथे से 3 भयानक दिखने वाली नसें उभर आईं और वह थोड़ा हिल गया और फिर धमाका, ज़ेरा के नीचे की ज़मीन फट गई और वह शैतानी आकृति के सामने आ गया। काबूम, नीले रंग के तराजू से ढकी एक बड़ी मुट्ठी हवा में इतनी तेजी से फटी कि वह आवाज़ से भी तेज हो गई, जैसे ज़ेरा ने आगे की ओर मुक्का मारा हो, अपनी सारी ताकत उस एक मुक्के में झोंक दी हो। अच्छा, ये शक्ति, ये लेट मेटियोर रैंक स्टेज को टक्कर दे सकती है। वाकई एक मिडिल मेटियोर रैंक के लिए बढ़िया है, बच्चे। शैतान ने आवाज़ लगाई और उसने भी अपनी मुट्ठी कसी और एक आसान मुक्का मारा। अगर ज़ेरा की मुट्ठी की तुलना एक चलती हुई उल्का से की जा सकती है, तो शैतान की मुट्ठी की तुलना एक शांत ब्लैक होल से की जा सकती है, और दोनों जल्द ही टकरा गए। धमाका, अंतरिक्ष में बार बार कंपन हुआ, एक विनाशकारी शॉकवेव जो किसी सामान्य व्यक्ति के कान के पर्दे को फाड़ देती, पूरे स्थान में गूंज उठी और तुरंत एक आकृति उड़ गई। यह ऐसा था जैसे कोई सामान्य व्यक्ति पहाड़ पर अपना सिर मार रहा हो। उसका खून उसके शरीर के चारों ओर उछल रहा था, जो उसके नियंत्रण से बाहर था, क्योंकि वह अपनी गति से 3 गुना तेजी से पीछे की ओर जा रहा था। उसकी पीठ दीवार में धंस गई थी। ज़ेरा के बाएं हाथ के एक विशाल ब्लेड में बदल जाने पर उसके मुंह से खून की धार बहने लगी और उसने तुरंत अपने दाहिने हाथ को काट लिया। धमाका, प्लेटर एक वस्तु जमीन पर गिरी जिससे खून बह रहा था, जबकि शैतान ज़ेरा को जल्दी से अपने हाथ काटते हुए देख रहा था। ज़ेरा ने जमीन पर अपने कटे हुए हाथ को देखा। यह एक गुब्बारे की तरह फूल गया था। इसमें से अजीबोगरीब नुकीली चीजें निकल रही थीं, इससे पहले कि यह अचानक जमीन को जलाने वाले तरल में बदल जाए। यह क्या है? जहर, उसने पूछा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। अगर यह सच था, तो ये लड़ाई 10 गुना कठिन हो गई है। बिना पलक झपकाए तुम्हारा हाथ काट देना। तुमने पहली बार मेरी स्वीकृति अर्जित की है। अपनी स्वीकृति बनाए रखो और मर जाओ। ज़ेरास जोर से चिल्लाया, क्योंकि उसके कटे हुए हाथ से एक और हाथ तुरंत निकल गया और तुरंत वह गायब हो गया। एक बार फिर शैतानी प्राणी के सामने प्रकट हुआ, जो बुरी तरह से हंस रहा था। उसका मुंह हिल रहा था। क्या तुम कभी नहीं सीखते? बिना ज्यादा प्रयास के उसने एक बार फिर अपनी मुट्ठी कसी और एक और आसान मुक्का मारा। क्लैंग, मांस को चीरती हुई किसी वस्तु की आवाज गूंजी। जैसे ही काला खून हवा में उछला, शैतानी प्राणी की आंखें सदमे में चमक उठी। जैसे ही उसने अपना पैर थोड़ा सा हिलाया, अंतरिक्ष तुरंत रह गया और वह अपनी पिछली स्थिति से 10 मीटर दूर दिखाई दिया।
अपने दाहिने हाथ को देखकर वह चौंक गया। उसने देखा कि उसके पांव से लेकर कोहनी तक 2 टुकड़े हो गए थे, हालांकि घाव 1 सेकंड से भी कम समय में बंद हो गया था। कोई ऐसी वस्तु है जो मेरे शैतानी शरीर को काट सकती है, उसने सोचा। अविश्वसनीय रूप से चौंक गया क्योंकि उसने अपनी नज़र ज़ेरास या कहें अपने हाथों में मौजूद एस्ट्रल ब्लेड पर वापस डाली। क्या वह ब्लेड क्या है? आकृति ने पूछा। उसकी आंखें सदमे को छिपाने में असमर्थ थीं। ब्लेड लगभग 3 मीटर लंबा था, जो उसकी ऊंचाई के आधे से भी ज्यादा था। ग्रिप खुद लगभग 0.5 मीटर लंबी थी, जो उसके सामने खड़े विशालकाय व्यक्ति की मुट्ठी में मजबूती से पकड़ी हुई थी, जबकि पूरा ब्लेड 2.5 मीटर लंबा था और कटाना की तरह घुमावदार किनारा था। इसके क्रॉस गार्ड पर एक एस्ट्रल ब्लू सील की छवि थी, जो हीरे के आकार की थी, जबकि ब्लेड के पूरे शरीर पर हजारों रन उकेरे गए थे, जो एक ऐसी आकृति की धुंधली छवि बना रहे थे जिसे वह बना नहीं सकता था। ऐसा प्रतीत होता है कि यह एस्ट्रल ब्लू स्टील से बना है, जो एक दूसरे की आभा के साथ ठंडी चमक देता है। ब्लेड ने ही उसकी रीढ़ में ठंडक पैदा कर दी, भले ही उस पर कोई भी रन जलाया नहीं गया था, जिससे उसे आश्चर्य हुआ कि एक बार अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के बाद ये किस तरह का विनाश कर पाएगा। ये ब्लेड? ज़ेरास ने पूछा। जैसे ही उसने ब्लेड को सांस लेने की तरह आसानी से बगल में रखा, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये वही है जो तुम्हारा सिर चीर देगा, उसने कहा, और अगले ही सेकंड में वह गायब हो गया। चीरना। ज़ेरास के आकृति के ऊपर पहुंचने पर हवा तुरंत 2 भागों में कट गई। एस्ट्रल ब्लेड बेजोड़ क्रूरता के साथ नीचे गिर रहा था। इस बार उसने देखा कि शैतानी को थोड़ा सा किनारे की ओर खिसकाया जा रहा है। ब्लेड उसकी नाक से 1 इंच की दूरी पर से गुजरा, जबकि उसने ब्लेड को 1 इंच से चकमा दिया। कबूम! एक 3 मीटर का प्लॉट होल सीधे जमीन पर दिखाई दिया। ब्लेड के उस पर गिरते ही पूरी मंजिल पूरी तरह से नष्ट हो गई। शक्ति! ये छद्म का रैंक चरण पर है। मर जाओ! ज़ेरा के मुंह से क्रोध की गर्जना निकली, क्योंकि दोनों आकृतियां तुरंत हिल गईं और फिर बूम! जमीन धंस गई और हवा हिल गई और विस्फोट हो गया, क्योंकि उन्होंने हजारों चालों का आदान प्रदान किया, जिससे ये धुंधला हो गया कि वे कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे थे और आसपास के वातावरण को विनाशकारी नुकसान पहुंचा रहे थे। अगर कोई साधारण नश्वर वहां होता तो उसे अलग अलग दरारें और बड़े गड्ढे दिखाई देने के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता, जो चमत्कारिक रूप से दिखाई दे रहे थे। कबूम! एक और विशेष रूप से शक्तिशाली टक्कर के साथ दोनों आकृतियां पीछे की ओर धंस गईं, एक दूसरे से 20 मीटर की दूरी पर खड़ी थीं, जब अचानक उनमें से एक अपने घुटनों पर गिर गया। उसके मुंह से खून की धार बह निकली, जैसे कोई नल खुला हो और वह जमीन पर मुंह के बल गिर पड़ा हो। ब्लेड उसकी बाजुओं में कमजोर तरीके से जकड़ा हुआ था। आखिरकार, वह अभी भी मुझसे बहुत ज्यादा ताकतवर है, इतना ताकतवर कि मुझे नहीं लगता कि वह अपनी पूरी ताकत का 20% भी इस्तेमाल कर रहा है। ज़ेरास ने हार मान ली और मुस्कुराते हुए सोचा, क्योंकि ब्लेड उसके हाथों से गायब हो गया और वह अपनी 10 मीटर की ऊंचाई से 1.8 मीटर की ऊंचाई पर वापस आ गया। अध्याय 258, बचा लिया गया। कदम, कदम, कदम! कदमों की आवाज ने पूरी जमीन को हिला दिया। ज़ेरास के लिए मौत के कदम जैसे ही उसके सामने आए। एक विशालकाय पैर ज़ेरा के सिर पर पटक दिया, जिससे पूरे स्थान पर दरारें फैल गईं, जैसे कि मकड़ी के जाले में। ज़ेरास के कानों और आंखों से खून बहने लगा, क्योंकि वह वहां बिना हिले डुले लेटा था। उसने कोशिश भी नहीं की, जैसे कि वह कर भी नहीं सकता था। वह पूरी तरह से थक चुका था। शैतानी प्राणी ने उसके सिर पर कदम रखा, उसे उसके पैर के नीचे घुमा दिया। तुम बिल्कुल भी प्रतिभाशाली नहीं हो। वास्तव में मजबूत होने से पहले तुम एक बेकार कचरे का टुकड़ा हो, और तुम उस कचरे के सिस्टम से खुश होने के लिए बने हो। तुम सोचते भी नहीं कि पहले से ही ऐसा कोई कचरा है। तुम ऐसे व्यक्ति की तरह हो जिसने कभी छलांग नहीं लगाए, कभी गुरुत्वाकर्षण के अस्तित्व के बारे में भी नहीं जाना। तुम्हें कभी पता ही नहीं चला कि गुरुत्वाकर्षण है जब तक तुम कूद नहीं गए। और तुम, बेवकूफ़, बिल्कुल भी नहीं कूदे। तुम सोचते हो कि तुम ही सब कुछ हो, जबकि असल में बहुत ताकतवर लोग तुम्हारे चेहरे पर उपहासपूर्ण मुस्कान के साथ तुम्हें देखते हैं। ओह, न्यू कैडेट्स रैंक से स्पेशलिस्ट रैंक में पदोन्नत। मैं वास्तव में इतना खास हूँ। बेवकूफ़, तुम नहीं हो। तुम्हारी प्रतिभा का बस उपयोग किया जा रहा है, इसे समझने वालों द्वारा चूसा जा रहा है। वे तुम्हें सिर्फ एक बेहतर गुलाम बनाते हैं। बेवकूफ़, अपनी प्रतिभा का बेहतर उपयोग करने के लिए तुम्हें अपनी क्षमता को बेहतर तरीके से चूसने के लिए बेहतर स्थिति में रखते हैं। बामम, और तुम्हें इसका एहसास भी नहीं है, कुत्ते। जहां ज़ेरा का सिर था, वहां जमीन में लगभग 20 सेंटीमीटर का गड्ढा खोदा गया है, जो खून और टूटे हुए मांस से भरा हुआ है। धीरे धीरे उस प्राणी ने अपने पैरों को उसके सिर से हटा लिया और उसे एक दुष्ट मुस्कान के साथ देखा। अगर कोई एक चीज थी तो वह प्यार था। ये युवा प्रतिभाओं के दिल को मार रहा होगा। और धीरे धीरे उसकी हथेली ने युवक के सिर पर बचे हुए कम बालों को दबाया और उसे ऊपर उठाया। देखो, तुम अपने वर्णन के सभी क्षेत्रों में दयनीय दिख रहे हो। तुम मुझे अपनी ताकत का 1/4 भी इस्तेमाल नहीं करवा सके। हा 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 हा।
मैं दयालु था, मैंने तुम्हें उस घटिया सिस्टम का विरोध करने का मौका दिया। मैंने तुम्हें अपनी उस कुत्ते जैसी आंखों को चौड़ा करने का मौका दिया, आकृति ने कहा और उसके पंजे धीरे धीरे ज़ेरा के सिर में धंस गए। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने मेरे दूत को मारने की कोशिश की। तुमने इसके बारे में 2 बार भी नहीं सोचा। इसके अलावा तुम पूरी तरह से मूर्ख हो, इस घटिया सिस्टम द्वारा लगाए गए 2 दोषों से धन्य हो जो तुम्हें बहुत सीमित कर रहे हैं। और धीरे धीरे ज़ेरा का खून से लथपथ चेहरा उसके सामने 1 इंच दूर रखा गया क्योंकि उसके एक पंजे ने उसकी बाईं आंख खोल दी। तुम बहुत घमंडी हो ज़ेरास, और तुम में सम्मान की कमी है। अगर तुम बहुत घमंडी नहीं होते तो तुम मेरे दूत को अपनी निजता भंग करने जैसे हास्यास्पद कारण से मारने की कोशिश नहीं करते। अगर तुम में सम्मान होता तो तुम उसकी पृष्ठभूमि का पता लगाने की कोशिश करते। ताकतवर, बुरे या अच्छे, सभी तुम्हारे पूर्ण सम्मान के हकदार हैं, क्योंकि तुम अंधे कचरे का एक टुकड़ा हो। क्रैक! ज़ेरास के सिर से खून बह रहा था, उसकी खोपड़ी में दरारें पड़ गई थीं। मैं तुम्हें खा जाऊंगा और फिर तुम्हारी आत्मा के टुकड़ों से एक नया अस्तित्व बनाऊंगा, अपने लिए एक आदर्श दूत जिसके विकास की कोई सीमा नहीं है, गुलामी की एक आदर्श मशीन। मैं तुम्हारे अंदर के उस शुद्ध राक्षसी रक्त को बर्बाद नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। और तुरंत ज़ेरास को हवा में उठा लिया गया और उसका सिर धीरे धीरे शैतानी प्राणी के मुंह में डाल दिया गया, जो एक अमानवीय स्तर तक चौड़ा हो गया। तो यह है, मैं मर गया, और एक मध्यम कॉस्मिक रैंक स्टेज पर भी। मुझे बस समय चाहिए था, बढ़ने के लिए समय। लेकिन मुझे वास्तव में क्या चाहिए? मेरे सभी लक्ष्य, उनमें से कोई भी पूरा नहीं हुआ है। मैंने अपने कबीले को विफल कर दिया है, मैंने अपने स्लम्बरिंग टाइटन जीन को विफल कर दिया है, मैंने कमांडर शिरोन को विफल कर दिया है। क्या मैं सच में एक कचरा हूँ? ज़ेरास ने अपने दिमाग में सोचा क्योंकि उसकी चेतना धीरे धीरे काली हो गई। लेकिन अचानक एक आवाज़ और फिर एक उज्ज्वल प्रभामंडल द्वारा उसे जगाया गया। शैतानी प्राणी ने ज़ेरा के सिर को अपने मुंह में डाला, ध्यान से उसका स्वाद लेना चाहता था जब अचानक उसका हाथ गिर गया। ज़ेरास के ज़मीन पर गिरते ही काला खून बहने लगा। अरे, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे बच्चे के साथ क्या कर रहे हो? आवाज़ उसके कानों में गूंजी। जब वह ऊपर की ओर मुड़ा तो उसने देखा कि उसका डोमेन ऊपर से फट गया था, उसके हाथ को काटने से पहले का कट। और कट से एक महिला धीरे धीरे नीचे उतरी, उसके लंबे बैंगनी बाल जो उसके पैरों तक पहुंच रहे थे उसके पीछे फैले हुए थे, और उसके दाहिने हाथ में एक विनाशकारी आभा के साथ एक बैंगनी ब्लेड पक रहा था। बैंगनी बाल और आंखों वाला बैंगनी कटाना। प्राणी ने बड़बड़ाया जैसे कि वह याद करने की कोशिश कर रहा हो कि उसने ये नाम कहाँ सुना था। बैंगनी दानव, तुम हत्या करने वाली देवी हो। प्राणी अविश्वास में दहाड़ उठा। महिला ने उसे ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया क्योंकि वह ज़ेरास की अस्त व्यस्त आकृति को देख रहा था जो फर्श पर बेहोश पड़ी थी। तुम कैसे मरना चाहते हो? आवाज़ एक शर्मीली प्रेमिका की तरह शांत थी जो अपने पति से बात कर रही थी। फिर भी शैतानी प्राणी की आंखें सिकुड़ गईं। उसने एक ही वार से मेरे डोमेन को चीर दिया। अगर मैं फिर भी उससे लड़ने की कोशिश करता हूं तो मुझे खोज लिया जाएगा और बाकी एआईए प्रशिक्षक मुझ पर हमला कर देंगे। अगर ऐसा हुआ तो मेरी मौत पक्की है। तथाकथित हत्यारी देवी के साथ चालें न बदल पाना शर्म की बात होगी। शैतानी प्राणी ने असंतोष में अपनी जीभ चटकाते हुए कहा। जब अचानक वह जल्दी से एक तरफ हट गया तो खून हवा में उछलने लगा और उसके बाद एक और हाथ आसमान में उड़ गया। गलत जवाब। और पीछे मुड़े बिना शैतानी प्राणी ने हिंसक रूप से अपने सामने की जगह पर वार करना शुरू कर दिया, जिससे जगह में दरार पड़ गई और फटी हुई खुली जगह से एक बिल्कुल नई बंजर जगह दिखाई देने लगी। बिना सोचे वह तुरंत छेद के सामने आ गया, जल्दी से उसमें से भागने की कोशिश कर रहा था। और तुम्हें जाने के लिए किसने कहा? आवाज़ उसके कानों में गूंजी। हालांकि वह पहले ही दूसरी जगह भाग चुकी थी, फिर भी वह भागती रही। तभी अचानक एक तीव्र बैंगनी आभा के साथ महिला बाहर निकली। उसकी तलवार अविश्वसनीय बैंगनी ऊर्जा के साथ चटकने लगी, इससे पहले कि वह अचानक खुली जगह पर बाहर की ओर फटी। और ज़ेरा की आंखें चौंक कर चौड़ी हो गईं जब उसने देखा कि शैतानी प्राणी कमर से 2 टुकड़ों में बटा हुआ है। उसका निचला शरीर पेस्ट और खून में फट गया है, जबकि उसका बचा हुआ ऊपरी शरीर जमीन में धंस गया है, जिससे एक अंतहीन खाई बन गई है। उसका जीवन और मृत्यु पूरी तरह से अज्ञात है। और द्वार बंद हो गया। ज़ेरास के सामने एक चेहरा दिखाई दिया। ऐसा लगता है कि तुम्हें बहुत बुरी तरह से परेशान किया गया था। वह आवाज़ और चेहरा, यह कोई और नहीं बल्कि प्रशिक्षक मोनिका था। लगता है मैं वाकई कमज़ोर हूँ, ज़ेरास ने मुस्कुराते हुए कहा, इससे पहले कि उसकी चेतना तेजी से अंधेरे में डूब जाए। अध्याय 259, मिशन की तैयारी। जब ज़ेरा ने अपनी आंखें खोलीं तो सफ़ेद छत का नज़ारा उसकी आंखों के सामने आया और उसने शुद्ध सफ़ेद वस्तु को देखा। उसका सिर थोड़ा धुंधला था और दुनिया धीरे धीरे संतुलित हो रही थी। कुछ सेकंड के बाद धीरे धीरे रुक गई और उसकी संवेदना वापस आ गई। उसे अजीब तरह से महसूस हो रहा था कि उसका सिर किसी नर्म चीज़ पर रखा हुआ था और कोई चीज़ उसकी हवा को धीरे धीरे हिला रही थी, जिससे उसका ध्यान ऊपर की ओर गया। उसकी नज़र बैंगनी रंग की आंखों से मिली।
प्रशिक्षक मोनिका। जेरा ने ठीक से बैठने के लिए संघर्ष करते हुए बुदबुदाया, लेकिन जल्द ही दर्द की कराह के साथ वह पीछे हट गया। ज्यादा संघर्ष मत करो, तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा गंभीर रूप से घायल हो, प्रशिक्षक मोनिका ने चेतावनी दी क्योंकि दर्द धीरे धीरे कम हो रहा था। कितना समय हो गया है? उसने अचानक पूछा। पूरे दिन से थोड़ा ज्यादा हो गया है। वर्तमान में दोपहर के समय हम बात कर रहे हैं, प्रशिक्षक मोनिका ने कहा। उसके होंठ हल्के से चौंक कर खुल गए क्योंकि उसने देखा कि जेरास अपने शरीर को जोर से ऊपर की ओर खींच रहा था, अपनी पीठ को सोफे पर टिकाए हुए था। उसके शरीर को देखते हुए जेरास देख सकता था कि उस पर किसी बिंदु पर पट्टी बंधी हुई थी, विशेष रूप से उसके सिर और पेट के आसपास, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि जैसे ही वह जागा, ये जल्दी से बंद हो रहा था। बधाई हो, होस्ट ने खोज पूरी कर ली है। एक मध्य ब्रह्मांडीय रैंक चरण छाया शैतान से बचें। पुरस्कार 1 जोड़ 5000 EXP, 2 जोड़ 2 क्षमता उन्नयन कार्ड, 3 जोड़ 1 स्तर ऊपर कार्ड। एक बार पुनर्जनन को अपग्रेड करें, जेरास ने अपने मन में आदेश दिया। बधाई हो, पुनर्जनन को अपग्रेड किया गया है। तुरंत जेरास ने महसूस किया कि उसकी रिकवरी की दर दोगुनी हो गई है और उसने अनुमान लगाया कि वह अब से 10 घंटे से भी कम समय में 100% वापस आ जाएगा। धीरे धीरे दोनों पैरों पर खड़े होते हुए, बहुत संघर्ष के साथ। धन्यवाद प्रशिक्षक मोनिका, मैं एक दिन आपकी मदद का बदला चुकाने की पूरी कोशिश करूंगा, जेरास ने बाहर निकलने की ओर मुड़ने और बाहर जाने से पहले कहा। जेरास, प्रशिक्षक मोनिका ने अचानक आवाज लगाई और अपने पैरों पर खड़े हो गए। क्या आप वाकई उस हालत में अपने छात्रावास के कमरे में वापस जा सकते हैं? प्रशिक्षक मोनिका ने पूछा। उसकी आवाज में थोड़ी चिंता थी। वह अच्छी तरह से जानती थी कि उसके घाव कितने गंभीर थे और उसके खड़े होने से वह पहले से ही अवाक रह गई। हाँ, और आप पहले जो हुआ उसके बारे में बात नहीं करना चाहती। मैं ठीक हो जाऊंगा, उसने दरवाजे की घुंडी खोलने से पहले रूखेपन से जवाब दिया। वह शैतान भी, प्रशिक्षक मोनिका ने अचानक जेरास द्वारा बीच में ही रोक दिए जाने से पहले कहना शुरू किया। वह भाग गया है न? जेरास ने पूछा, जिससे वह चुप हो गई, जो एक स्वीकृति थी। अच्छा, और तुरंत ही दरवाज़ा बंद हो गया और किताबों की कतारों से भरे मध्यम आकार के कमरे में केवल प्रशिक्षक मोनिका ही रह गईं। प्रशिक्षक मोनिका मुड़ी, उनके हाथ ऊपर की ओर किताब की ओर बढ़े और उन्होंने उसे उठाया और पृष्ठ खोलकर पढ़ना शुरू किया, लेकिन जल्द ही उन्होंने उसे बंद कर दिया। इसने उसे जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा प्रभावित किया। उसे इससे उबरने में कुछ समय लगेगा। उसने जोर से बुदबुदाया, जेरा के कदमों को देखते हुए जहां जमीन पर खून की बूंदें देखी जा सकती थीं। जेरा आखिरकार अपने छात्रावास के कमरे में पहुंच गया। उसके माथे पर एक नस उभर आए और उसके दांत एक दूसरे से टकरा रहे थे जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुआ। तुरंत दरवाज़ा बंद करके उसकी पीठ दरवाजे से नीचे खिसक गई और दर्द और सदमे के कारण उसका शरीर पागलों की तरह हिट गया। उसके मुंह के किनारे से खून की बूंदें निकल रही थीं। उस लड़ाई की यादें उसके सिर में उभर आईं और उसकी आंखों में गहरा लाल रंग चमक उठा। योजक चिन्ह, तुम बिल्कुल भी प्रतिभाशाली नहीं हो। वास्तव में मजबूत लोगों के सामने आप एक बेकार कचरे का टुकड़ा हैं। आपको लगता है कि आप ही सब कुछ हैं, जबकि वास्तव में मजबूत लोग आपके चेहरे पर एक उपहासपूर्ण मुस्कुराहट के साथ देखते हैं। तुम देखो, हर दृष्टि से दयनीय दिख रहे हो। तुम मुझे अपनी शक्ति का 1/4 भी इस्तेमाल नहीं करवा पाए। हा 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 हा, तुम बहुत घमंडी और अहंकारी हो। योजक चिन्ह, ये शब्द उसकी आंखें बंद होने के बावजूद उसे परेशान कर रहे थे, क्योंकि उसके दयनीय स्व की यादें उसके सिर पर पैर रखे जाने की यादों में बार बार घूम रही थीं, जब वह कुछ भी करने में असमर्थ था। रोना, दांतों के आपस में कसकर पीसने की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी, जैसे जेरा के नाखून उसकी हथेलियों में गड़ रहे हों और उसमें से मांस का खून निकल रहा हो। उसका दिल उसकी छाती में पागलों की तरह धड़क रहा हो। उसके सिर में बेकारपन की भावना दिखाई दे रही थी, जो जल्द ही उग्र क्रोध में बदल गई। मैं शैतान की कसम खाता हूँ, भले ही तुम मर जाओ और नरक में जाओ, मैं तुम्हें वहां तक पीछा करूंगा और अपने पैरों के नीचे तुम्हारा सिर कुचल दूंगा। जेरा ने अपने दांतों के बीच से बाहर निकलने के लिए मजबूर किया। ये पहली बार था जब वह इतनी दयनीय रूप से हारा था। वह अपनी सारी ऊर्जा और मन को तुरंत चूस लेने से पहले खुद को रोक भी नहीं सका। लेकिन भले ही वह हार गया हो और यह हमेशा के लिए उसके सबसे गहरे तंतुओं में एक निशान बन जाएगा, उसने अपमान को 1000 गुना वापस करने का वादा किया। धीरे धीरे दरवाजे से उठकर अपने सोफे की ओर बढ़ते हुए उसने अपनी घड़ी देखी, समय देखा, और यह ठीक वैसा ही था जैसा प्रशिक्षक मोनिका ने कहा था। अभी दोपहर के लगभग 3 बजे थे। मिशन कल सुबह शुरू होगा, मुझे तब तक सावधानी से तैयार रहना होगा। जेरास ने अपने हाथों को अपनी स्थानिक अंगूठी में डुबाने से पहले बड़बड़ाया, क्योंकि मेज पर 3 वस्तुएं दिखाई दीं। एक गहरे रंग की बाली, एक जोड़ी सफ़ेद नीले जूते और नीले रंग के पैटर्न में अंकित एक सफ़ेद हावड़ी। सिस्टम स्कैन सक्रिय करें, जेरास ने अपनी नज़र वस्तुओं की ओर निर्देशित करते हुए आदेश दिया। त्रुटि,
सिस्टम स्कैन वर्तमान में निर्जीव वस्तुओं को स्कैन करने में असमर्थ है। जब उसने आदेश देने से पहले इसे देखा तो उसकी आंखों के सामने सुनहरा पैनल दिखाई दिया। सिस्टम स्कैन अपग्रेड करें। जेरास ने अपने अंतिम क्षमता अपग्रेड कार्ड का उपयोग करके आदेश दिया। बधाई हो, सिस्टम स्कैन अपग्रेड हो गया। सिस्टम स्कैन स्तर 2। जीवित और निर्जीव वस्तुओं की बुनियादी जानकारी तक पहुंचें। और तुरंत उसने अपनी नज़र पहली वस्तु की ओर घुमाई। ऑब्जेक्ट मिला। ऑब्जेक्ट स्कैन कर रहा है। नाम द वॉर्ड वॉकर। ग्रेड लीजेंडरी टियर। फंक्शन ज़मीन पर ज़मीन को छोटा करने और उपयोगकर्ता को सामान्य से ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ाने की क्षमता। स्पष्टीकरण एक दूरी जो 100 कदम की होनी चाहिए थी, उसके लिए सिर्फ 1 कदम की ज़रूरत होगी। फ़ायदे सामान्य से 1 कदम तेज़ी से आगे बढ़ें। नुकसान इसके रूनों का उपयोग करने और उन्हें सक्रिय करने के लिए बहुत ज़्यादा मैना की ज़रूरत होती है। अध्याय 260 कृपया अनलॉक न करें। अगले अध्याय पर जाएं। लेखक समा असुविधाओं के लिए क्षमा चाहते हैं। दहाड़ तुरंत स्नो डेमन ने गुस्से में जोर से दहाड़ लगाए और अपने पंजे को अपने सामने चींटियों की ओर फेंका। विशाल पंजे ने लियाम को मारा जो जल्दी से जमीन पर लुढ़क गया, पंजे के हमले से बचता हुआ। तुरंत ही पंजा शेरोन के सामने आ गया जिसने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली और आगे की ओर एक मुक्का मारा। धमाका ऐसा लगा जैसे 2 लोहे आपस में टकरा गए हों और शेरोन पीछे की ओर उड़ गया। हवा में 2 बार लुढ़कने से पहले कुशलता से बीच हवा में लुढ़क गया। उसका पैर जमीन में धंस गया। बर्फ में बड़े बड़े गड्ढे बन गए। लियाम छिपकली के सिर के नीचे पहुंचा और उसके हाथ गर्म लपटों में जल उठे और वह जानवर के जबड़े पर मुक्का मारते हुए उछल पड़ा। धमाका पूरी तरह से रक्षाहीन जबड़े के खिलाफ बर्फ के दानव ने अपने दोनों ऊपरी हाथ जमीन से बलपूर्वक ऊपर उठा लिए क्योंकि वह हमले से पीछे हट गया था। उसी समय लियाम को तुरंत नीचे की ओर भेजा गया और वह तेजी से अपने पैरों पर लुढ़क गया। जानवर ने आखिरकार अपनी गति को रोक दिया। उसकी ठोड़ी के नीचे एक स्पष्ट झुलसा हुआ निशान था क्योंकि उसकी उग्र आंखें समूह की ओर मुड़ी थीं। इससे पहले कि वह दहाड़ता, सैकड़ों तीखे लाल क्रिस्टल अचानक हवा में दिखाई दिए जो उसकी ओर बढ़ रहे थे, जिसका स्रोत कोई और नहीं बल्कि थियोडोर था। थियोडोर के हाथ में एक चाकू दिखाई दिया और उसने अपने पूरे शरीर को तेजी से चीरते हुए अपने शरीर से खून निकाला। अपने बाएं और दाएं हाथ को एक अजीब आकार में एक साथ जोड़कर सारा खून अचानक हवा में ऊपर उठ गया। उनका आकार तेजी से बड़ा होकर तीखे शंकु के आकार के रक्त क्रिस्टल बन गए। तुरंत उसकी आंखें खुल गईं और उसने अपने हाथों को आगे बढ़ाते हुए अपनी पूरी तरह से रक्त लाल आंखें दिखाईं। मध्यम श्रेणी की सामान्य रक्त कला रक्त क्रिस्टल। तुरंत वे हवा में तेजी से आगे बढ़े और जानवर पर बरस पड़े। हालांकि वे सभी उन कठोर तराजू को छूते ही टुकड़े टुकड़े हो गए। उनमें से कुछ अभी भी उसके शरीर में टुकड़े टुकड़े होने में कामयाब रहे। और तुरंत थियोडोर ने फुसफुसाते हुए कहा, विस्फोट। बूम 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 बूम। तुरंत ही जानवर के शरीर में फंसा क्रिस्टल उसके शरीर में फट गया। आर ओ ओ ओ ओ ए ए ए आर आर आर। जानवर के मुंह से एक दर्दनाक दहाड़ निकली क्योंकि क्रिस्टल उसके शरीर के भीतर फट गया और उसके तराजू टूट गए और खून की बूंदें उसके टूटे हुए तराजू से नीचे लुढ़क गईं। अच्छा काम थियोडोर। लियाम ने दूर से उसे आवाज़ दी और थियोडोर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। गुर्राहट। जानवर के मुंह से एक गुस्से भरी गुर्राहट निकली जब वह अचानक आसमान में 5 मीटर ऊपर उड़ गया और उसने अपना विशाल मुंह खोला। और समूह के चौंके हुए चेहरों के ठीक सामने उन्होंने देखा कि उसके मुंह में धीरे धीरे बर्फ की एक विशाल गेंद खिल रही थी। वह आभा अपनी क्षमता को उजागर कर रही है, लियाम ने कहा। उसकी गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए। जल्दी करो शेरोन। उसने जोर से दहाड़ लगाई जब एक आकृति उसके ठीक सामने से गुजरी, जमीन से उछलकर तेजी से जानवर के पास पहुंची, लेकिन जल्द ही एक विशाल पूंछ ने उसे नीचे गिरा दिया। उसका शरीर बर्फ से टकराता हुआ दूर तक उड़ गया और खून के छींटे उड़ रहे थे। शेरोन। लियाम ने चिल्लाते हुए देखा कि उसकी आकृति तेजी से दूर तक गायब हो रही है। भले ही वह शरीर को जगाने वाला हो, इस हमले से निस्संदेह वह बेकार हो जाएगा। लियाम ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए सोचा। उसके रोंगटे खड़े हो गए। अचानक उसे भयावह आभा का एहसास हुआ जो उसके ठीक सामने खिल उठी। तुमने मुझे कोई विकल्प नहीं दिया, लियाम ने दांत पीसते हुए कहा। और तुरंत ही उसने अपने दोनों हाथ फैला लिए क्योंकि उसके सिर पर अचानक आग की लपटें उठने लगीं और हाथ अचानक से बंद हो गए। उच्च श्रेणी की सामान्य कला विशाल ज्वाला गेंद रासायनिक क्रिया के लिए आवश्यक उत्प्रेरक की तरह। लॉकी एक गेंद लियाम की छाती के सामने दिखाई दी जो तेजी से बड़ी होती गई और 1 मीटर व्यास की आग की गेंद बन गई। बूम। अंतरिक्ष दानव के मुंह में बनने वाली बर्फ की विशाल गेंद को छोड़ा गया। हवा भयानक ठंड के कारण सफ़ेद और जम गई और तुरंत गर्जना। और तुरंत ही लियाम ने भी ज्वाला की विशाल गेंद को छोड़ा जिसने आसपास की हवा को झुलसा दिया। तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया और फिर काबूम। वे दोनों आमने सामने टकरा गए। एक विनाशकारी शॉकवेव पूरे वातावरण में फैल गई जिससे जगह के चारों ओर की सारी बर्फ उड़ गई।
एक आकृति टक्कर के बिंदु से उड़ गई, धीरे धीरे रुकने से पहले रेत पर बार बार लुढ़कती रही। लियाम, थियोडोर ने उस आकृति को देखकर चौंककर दहाड़ लगाई जो बेहोश होकर अपने पैरों पर लुढ़क गई थी। आखिरकार तूफान थम गया और विशालकाय जानवर दिखाई दिया जो टक्कर से अपेक्षाकृत सुरक्षित था, हालांकि उसके मुंह से सफ़ेद धुआं निकल रहा था जो उसकी थकावट का संकेत था। लियाम और शेरोन दोनों बेहोश हो गए हैं, वह भी अकेला है जो अपने पैरों पर खड़ा है। पीछे की ओर देखने के लिए मुड़ते हुए, जहां खान और मित्सुरी की दो आकृतियां देखी जा सकती थीं, उसने अपनी निगाहें वापस जानवर की ओर घुमाईं और अपने दिमाग को मजबूत किया। और तुरंत उसके हाथ में चाकू उसके पेट में धंस गया। जैसे ही उसने उसे बाहर निकाला और फिर से डुबोया, 5 सेकंड से भी कम समय में उसके पैरों के नीचे खून का एक तालाब बन गया जो बर्फ में गायब हो गया। खान की आंखें सिकुड़ गईं जब उसने देखा कि थियोडोर क्या कर रहा था। वह आदमी उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों में ब्लेड को घुसाता रहा, खून बर्फ में टपकता रहा और अजीब तरह से अंदर ही गायब हो गया। धीरे धीरे थियोडोर कमजोरी में अपने घुटनों पर गिर गया, फिर भी उसके चेहरे पर पागल मुस्कान सभी को साफ दिखाई दे रही थी क्योंकि जानवर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। जब जानवर थियोडोर से 5 मीटर की दूरी पर पहुंचा तो लाल बालों वाले आदमी के चेहरे पर मुस्कान फैल गई क्योंकि उसने अचानक दोनों हाथों को एक साथ जोड़ लिया। निम्न श्रेणी दुर्लभ स्तर रक्त कला, जमे हुए रक्त का पिरामिड। जानवर के नीचे की जमीन फट गई क्योंकि नीचे से एक नुकीली नोक से भरा 3 मीटर मोटा रक्त का खंभा दिखाई दिया जो हवा में उठते ही जानवर के पेट में घुस गया। नुकीले खंभे का सिरा उसकी पीठ में जा लगा। दहाड़, थियोडोर के सिर के बल जमीन पर गिरने पर जानवर के मुंह से एक दर्दनाक दहाड़ निकली जिससे वह बेहोश हो गया। धमाका धमाका, फिर भी क्रिस्टल नहीं टिक पाया क्योंकि जानवर के पागल संघर्ष के कारण उसकी पूरी लंबाई में दरारें फैल गईं। धमाका, और यही वह क्षण था जब मित्सुरी ने महसूस किया कि उसके बगल की जमीन उसकी ड्रेस में धंस गई और हवा में अराजक रूप से उड़ गई, जबकि खान की आकृति अमानवीय गति से हवा में उड़ गई।